हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे एनईपी 2020 या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और चैप्टर का नाम है स्कूल में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एनईपी का 2020 का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 भी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनईपी 2020 की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर जितने भी अभी तक मैंने चैप्टर कराए हैं उन सभी को देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखो, मेन जो ये मैं एनईपी करा रही हूँ वो स्कूली शिक्षा के लिए करा रही हूँ, चाहे आपका प्री प्राइमरी हो, प्राइमरी हो या फिर आपका मिडिल हो। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के पाठ्यक्रम की इन्होंने बात कही है। इसमें कहा जा रहा है कि 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनः गठित करना। इन्होंने क्या किया है कि नर्सरी से, सॉरी, प्ले वे से और सेकंड क्लास तक तो इन्होंने फाउंडेशन स्टेज बताई है। 3 ईयर का इनका प्राइमरी है, ठीक है, तीसरी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और 5 क्लास। और 3 ईयर का इनका मिडिल है। मिडिल में आएगा 6, 7 और 8 क्लास। और 4 ईयर का इनका हाई स्कूल है, या इन्होंने बोला है सेकेंडरी स्टेज उसको बोला है। तो सेकेंडरी स्टेज में आपका 9, 10, 11 और 12 क्लास आएगा। तो अब देखते हैं इन्होंने किस तरह के पाठ्यक्रम का गठन किया है। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को पुनर्गठित किया गया है ताकि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, यानी कि ये इन्होंने एज ग्रुप में बांट दिया है। जैसे प्री प्राइमरी वाला तो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। फिर ये जो दूसरी स्टेज है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज वो 8 से 11 साल के बच्चे के लिए। फिर जो मिडिल है वो 11 से 14 साल के बच्चे के लिए, यानी कि 6, 7 और 8 क्लास का जो बच्चा है वो इस एज ग्रुप में आएगा। और आगे जो 4 ईयर का जो है, 9, 9, 10th और 11th, 12th, वो इस वाले एज ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया है नई शिक्षा नीति को, कि उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों को विकास की अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचि और विकास की जरूरतों में समुचित ध्यान दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे पाठ्यक्रम रूपरेखा इस तरह से डिजाइन की गई है। 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित है, जिसके तहत फाउंडेशन स्टेज 2 भागों में डिवाइड है। अब फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में डिवाइड करा है। पहला तो प्ले, नर्सरी, केजी। ठीक है, दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में है फर्स्ट और सेकंड क्लास। ठीक है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्री वाली जो है वो उसका कौन देख रेख करेगा, उसका करेगा आंगनबाड़ी। ठीक है, या तो प्री स्कूल या आंगनबाड़ी का देखभाल करेगा। और जो प्राथमिक है, प्राथमिक में क्या आएगा, 3, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और 5 क्लास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है प्रीपेटरी स्टेज। प्रीपेटरी स्टेज किसको बोला गया है, कक्षा 3, 4 और 5। ठीक है, इसको बोला गया है प्रीपेटरी, प्रीपेटरी स्टेज। ठीक है, 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी की जो एज ग्रुप है वो किसमें आएगी, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, मिडिल स्टेज इन्होंने वही चीज दोबारा दोबारा लिख रखी है, मतलब वही चीज लिख रखी है नीचे जो मैंने आपको ऊपर बताया है, एज ग्रुप है वो। नेक्स्ट इसमें कहा गया है फाउंडेशन स्टेज पर 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल खिलाए जाएंगे बच्चों को। गतिविधियां आधारित अध्ययन जैसे कि पहले जिक्र किया जाएगा। फिर ECCE के तहत पाठ्यक्रम के शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें मेन क्या चीज पढ़ाई जाएगी, जो फाउंडेशन स्टेज है उस पर क्या पढ़ाया जाएगा। एक तो शिष्टाचार पढ़ाया जाएगा, नीति शिक्षा पढ़ाई जाएगी, ठीक है, व्यक्तिगत चीजें पढ़ाई जाएंगी। और सार्वजनिक साफ सफाई, सार्वजनिक साफ सफाई यानी कि हमें अपने मोहल्ले को साफ रखना चाहिए। ठीक है, हमें स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, उसको साफ रखना चाहिए। उसको साफ रखने के लिए क्या करेंगे, जो हम कुछ भी वहां पर खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अपना कचरा वहीं फेंक देते हैं। तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि वो कचरा हमें अपने बैग में रख के लाना है और अपने घर के डस्टबिन में उसे फेंकना है। तो इस तरह से हमें उनको सिखाना पड़ेगा। टीम वर्क और सहयोग की भावना, ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपेटरी स्टेज, यानी कि 3 वर्ष की ये होगी, जो फाउंडेशन स्टेज की खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी। और कुछ हल्के हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार ज्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्ययन अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिससे पढ़ने, लिखने और बोलने। अब देखो, जो
थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के और 5 क्लास के जो बच्चे को सिखाया जाएगा, उसमें क्या सिखाया जाएगा? उसमें सिखाया जाएगा पढ़ना, लिखना, बोलना, शारीरिक शिक्षा, कला और भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगी। ठीक है, यानी कि थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के बच्चे को और 5 क्लास के बच्चे को ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। पढ़ना, लिखना, बोलना, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा और विज्ञान, गणित भी शामिल रहेंगे। मिडिल स्टेज में बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा? यानी कि 6th 7th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाया जाएगा? उनको उनको पढ़ाया जाएगा, इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम किया जाएगा। ठीक है, विषय विशेषज्ञ का मतलब है कि जैसे बीएड वाले होते हैं, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। कोई टीचर हिंदी का है तो वो केवल हिंदी ही पढ़ाएगा, कोई टीचर मैथ का है तो मैथ ही पढ़ाएगा। ठीक है, कोई टीचर जिस भी सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता है कि एक ही टीचर सारी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है 6 to 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे वो कैसे होंगे? विषय विशेषज्ञ टीचर होंगे। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट और ऐड करे गए हैं। देखिए, जैसे ऊपर बताया गया था, विज्ञान, गणित, कला, खेल, ये तो पहले ही थे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान भी पहले थी। अब इसमें मानविकी की भी जोड़ी जाएगी और इसमें जोड़ा जाएगा व्यावसायिक विषय। व्यावसायिक विषय यानी कि उनको थोड़ा बहुत अर्निंग के तरीके, मतलब आजीविका चला सकें, आगे जाके वो कुछ काम कर सकें। ठीक है, ऐसे ना हो निष्क्रिय नागरिक बन जाए। उनको कुछ कलाएं सिखाई जाएंगी, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि उनको क्या सिखाया जाएगा? छोटे छोटे हाथ के काम सिखाए जाएंगे। ठीक है, जो जिस भी चीज में वो रुचि लेंगे उसी चीज में उनको आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है हाई स्कूल या सेकेंडरी लेवल। ठीक है, इस स्टेज में, ये स्टेज जो होगी वो 4 साल की होगी। इसमें बहुविषय शामिल होंगे और इसमें किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा, इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षा क्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यानी कि आलोचनात्मक चिंतन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी बच्चों को जिनमें बच्चों में क्या हो? आलोचनात्मक सोच विकसित हो। ठीक है, अधिक गहराई। अब देखो, आपके पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें विषय पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये जो पैरा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे इसको ध्यान रखना कि प्री प्री पैटेरियल स्टेज पर कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, तो ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब मिडिल स्टेज पर बच्चे को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? तो ये वाले, ये जो मैंने निशान लगाया था ना पूरा, ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जबकि हाई स्कूल लेवल पर जो जिन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा वो ये है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको मिल जाएंगी कि सेकेंडरी लेवल पर बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि किस हिसाब से पढ़ाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है विशेष रूप से यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद वो व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञ प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11 और 12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे। यानी कि वो 10th क्लास के बाद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस व्यवसाय में जाना है। जैसे उनको कंपनी वगैरह में काम करना है तो वो कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें मेडिकल लाइन में जाना है, जैसे डॉक्टर बनना है या नर्स बनना है, तो वो साइंस वाली लाइन में जा सके। और अगर उनको देश के लिए कुछ काम करना है या समाज सेवी बनना है या समाज के लिए कुछ अलग करना है, तो वो सामाजिक विज्ञान ले सके। ठीक है, तो इस तरह से वो उनकी इच्छा होगी। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है उपयुक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यक्रमणीय है और शैक्षणिक है, जिन्हें कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना कठिन कठिन से, इनको ही ध्यान रखना होता है। ये आपको ऑप्शन में मिलते हैं और फिर आपको समझ नहीं आता है। मेनली आपको जो सी टेट का एग्जाम होता है ना, सी टेट के एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी ज्यादा टफ होती है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसका कौन सा आंसर, मतलब आपको सही आंसर पता है, आपको पता है कि उस चीज के बारे में पता है, लेकिन वो जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों का मीनिंग आप नहीं पता कर पाते हो। ठीक है, उन शब्दों के बारे में आपको नहीं पता है, जबकि उन शब्दों का जो मीनिंग होता है वो आपको पता होता है। लेकिन आपको ये नहीं, जैसे संज्ञानात्मक विकास है तो आपको नहीं पता संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, जैसे पाठ्यक्रम है, इसके बारे में आपको नहीं पता। तो जो कुछ कठिन कठिन शब्द होते हैं जिनका मीनिंग ही बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, उसकी वजह से जो सीटेट का एग्जाम है वो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हो कई बच्चे। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री में सारी वीडियो उपलब्ध है। आप देख सकते हैं 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने कराया है। पहले मैंने चैप्टर कराया है, उसके बाद एमसीक्यू कराए हैं। तो हर सब्जेक्ट की आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगी। हिस्ट्री की 2 मिलेगी, एक थ्योरी वाली, एक एमसीक्यू वाली। ज्योग्राफी की 2 मिलेंगी, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की भी 2 मिलेंगी, एक थ्योरी वाली और एक एमसीक्यू वाली। आप देख सकते हैं। और मैंने 10 ईयर
पिछले जो 10 ईयर के एग्जाम है सीटेट के जितने भी हुए हैं उन सबको भी बहुत डिटेल में कराया है, और उसकी लिंक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। ठीक है, एनईपी 2020 की भी मिल जाएगी और जो सीटेट के प्रीवियस पेपर है उनकी भी लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है इसमें। देखो पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसको ही देख लेते हैं। ताकि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों का सीखना हो सके, ये चरण राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा क्रमों और सीखने सिखाने की रणनीतियों के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेगा, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक अवसंरचना पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो बच्चे को सीखने में मदद करेगा, पहली बात। दूसरी चीज है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो और बाकी की जो भौतिक संरचना है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट हाल फिलहाल में पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को वही पढ़ाए जाएंगे, बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा ताकि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है विद्यार्थियों का समग्र विकास। अब देखो विद्यार्थियों का समग्र विकास किस तरह से होगा उस पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग, ठीक है, वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना 2020 एनईपी की या राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जीके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता के नाम से है। आप उसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उस पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैंने पहले भी करी हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हो जाती है, आपको नहीं मिलती है, तो मैं आप दोबारा से सेंड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आप पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना पीडीएफ के लिए, तो मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है, कि रटने को हमें खत्म करना है, रटने की जो प्रथा है वो हमें खत्म करनी है। हमें किस पर लेके आना है, बच्चों को वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर लेके जाना है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी लाइन मिल जाएगी। जो सीटेट की पेडागोजी होती है ना, वो पूरी की पूरी लाइन आपको कहीं ना कहीं बुक में मिल जाती है। अब जैसे चाहे एनसीएफ में मिले, चाहे एनईपी में मिले, और चाहे आपकी एनसीईआरटी में मिले। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ ना होकर चरित्र निर्माण। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन में कई बार आ जाएगा आपको कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, केवल संज्ञानात्मक समझ ना होकर चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशलों से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है, ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाता है। पूर्व विद्यालय के उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर पर एकीकृत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशलों और मूल्यों को आत्मसात किया जाएगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यचर्या ढांचा और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। देखो इन्होंने बोला है कि हम इस तरह से बच्चों को का समग्र विकास करेंगे कि जो पाठ्यक्रम है उसका एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको इस तरह से बनाया जाएगा कि बच्चों को जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा सके। ठीक है, उसके उनके चरित्र का निर्माण भी किया जा सके। अब चरित्र के निर्माण से क्या मतलब है कि बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाई जाए कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये है, ये क्या है, ये एक तरह से चरित्र निर्माण है। आपको देश के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, देश के लिए देश की सेवा करनी है, तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी। तो ये क्या है, एक तरह से चरित्र निर्माण में आप इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है एनसीईआरटी इन अपेक्षित कौशलों की पहचान करेगी। ठीक है, यानी कि जो एनसीईआरटी है वो अपने सिलेबस में इन चीजों को डालेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो वही पढ़ाया जाएगा ना जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, है ना, जो पुस्तक में लिखा होगा, तो एनसीईआरटी में उन चीजों को डाला जाएगा। आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में अनेक विभाग के लिए तंत्र शामिल करे जाएंगे। ठीक है, यानी कि हर स्टेज के बच्चों के हिसाब से चीज अलग अलग चीजें डाली जाएंगी। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको कहानी के माध्यम से चीजों को सिखाया जाएगा, बड़े बच्चे हैं उनको दूसरे माध्यम से सिखाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया है, नेक्स्ट हेडिंग है अनिवार्य अधिगम। अधिगम कैसा, अनिवार्य और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना। देखो हाल फिलहाल में जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है,
हर क्लास में 2-2 3-3 चैप्टर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि इनका जो ध्यान है, जो सरकारों का ध्यान है आजकल, वो किस तरफ है, शिक्षा के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि किसी भी देश का जो निर्माण है वो शिक्षा से होता है ना। जिस देश के बच्चे जितने ज्यादा शिक्षित होंगे उस देश का उतना ही अच्छा निर्माण होता रहेगा, है ना, वो देश उतनी ही ज्यादा प्रगति करेगा। तो इन्होंने क्या किया है, हर क्लास के 2-2 3-3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, जबकि मैं 6 क्लास का देख रही थी तो 4-5 चैप्टर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। क्यों? कि इनका मकसद ये है कि चीजें कम पढ़ाई जाए लेकिन अच्छी पढ़ाई जाए। और जो चैप्टर्स कम करे हैं वो ज्यादातर वो हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, यानी कि विदेश की जो चीजें पढ़ाई जा रही थी, विदेशी ज्ञान जो बच्चों को दिया जा रहा था, वो सारी चीजें इन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दी है। इनका उद्देश्य है कि अपने देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बुनियादी, बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषित आधारित अधिगम पर जरूर ध्यान दिया जा सके। यानी कि अगर चैप्टर कम होंगे, सिलेबस कम होगा, तो जो टीचर है, जैसे 4 चैप्टर है हिस्ट्री के, है ना, 4 चैप्टर ज्योग्राफी के हैं और 4 ही चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के रख दें, तो टीचर कम चैप्टर होंगे तो उनको अच्छे से व्याख्या करेगा, अच्छे से उनको समझाएगा, एक दिन समझाएगा, दूसरे दिन बच्चों से पूछेगा, तीसरे दिन उसका टेस्ट लेगा, ठीक है, चौथे दिन दोबारा से उनको बताएगा कि तुम अपनी भाषा में बताइए। तो एक चैप्टर पे ज्यादा टाइम लेगा, फिर उनका आलोचनात्मक चिंतन के लिए उनको टाइम देगा, उनको बोलेगा कि ये चीज खोज करके लाओ, तो एक ही चैप्टर को लगभग वो 1 से 2 हफ्ते में पढ़ाएगा, तो बच्चों को वो चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पर इनका जोर दिया है इन्होंने एनईपी में। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि चर्चा आधारित, ठीक है, यानी कि डिबेट कराई जाएगी, विश्लेषित आधारित यानी कि विश्लेषण किया जाएगा कि भाई बताओ इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये किस तरह से, इस तरह से, मतलब बच्चों एक ही चैप्टर के ऊपर जब ये सारी चीजें लागू की जाएंगी, जैसे आलोचनात्मक चिंतन करा लिए एक दिन, ठीक है, एक दिन खोज आधारित प्रश्न पूछ लिए, फिर चर्चा करा ली, फिर उनको विश्लेषित आधारित अधिगम पर जोड़ दिया गया, एक ही चैप्टर को इतने एंगल से उनको समझाया गया। तो ऐसा हो सकता है कि उनको चैप्टर समझ में ना आए, 100% समझ में आएगा। यह विषय वस्तु अब मुख्य अवधारणाएं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित है। देखो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने किसी भी पार्ट में आपको नहीं बोला कि एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं इस पार्ट में बोल रही हूँ, ये वाला जो पार्ट में करा रही हूँ एनईपी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, सीटेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा, सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा और शिक्षा में नियमित रूप से अधिक रुचिकर और रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण विधियां होंगी, ताकि गहन और प्रयोगात्मक सीख सुनिश्चित की जा सके। देखो ये सारी चीजें करी जाएंगी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा और अच्छा ज्ञान देने के लिए। ठीक है, रचनात्मक यानी कि कुछ क्रिएटिविटी और बच्चों की रुचि देखी जाएगी कि बच्चे किस तरीके से उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो खोजपूर्ण गतिविधियां इसमें शामिल की जाएंगी, तो बच्चों को भी मौका दिया जाएगा कि भाई इस चीज के बारे में तुम भी अपनी राय बताइए, या इस चीज से रिलेटेड तुम भी कुछ चीजें खोज कर लेके आइए। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होंगी, इस तरह से इन्होंने गठन किया है। एक एक शब्द आप दोबारा देख लेना, पढ़ लेना, पीडीएफ में दे दूंगी आपको टेलीग्राम पर। और एक चीज मैं बताऊं कि जो पेडागोजी होती है वो इसी तरह से ही तैयार की जाती है। मैंने खुद ने एनसीएफ पढ़ा था, 2009 वाला, 2005 वाला, दोनों एनसीएफ मैंने पढ़े थे उस टाइम पे, तब जाके मेरी बहुत अच्छे से तैयारी हुई थी, और मैंने पहली बार में ही सीटेट निकाल लिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम में, और घर पर रह के तैयारी करी थी, उसमें ही मैंने सीटेट निकाल लिया था। तो इसलिए मैं बहुत विस्तार से पढ़ा रही हूँ आपको एनईपी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन खराब ना हो। और ये जो सारी चीजें हैं ना, जब आप पढ़ते हो पहली बार में नहीं समझ में आएगी, अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है आप दूसरी बार देखिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए, जैसे आपके पास टाइम की कमी है तो आप क्या करेंगी, घूमने जा रहे हो कहीं, मतलब वॉकिंग करने जा रहे हो, सुबह सुबह टहलने घूमने, या अपना कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप कान में अपना ईयरफोन लगा लो और मैं बोलती जा रही हूँ, आप सुनते रहो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा, क्योंकि ये पढ़ाया गया था कि इस तरह की शिक्षा नीति गठित की गई है 2020 में। ठीक है, और ये जो शिक्षा नीति है ये रोज रोज नहीं बदलती है, अगर आज आपने सीख लिया तो आपने कम से कम अगले 10-12 साल तक की नीतियों को समझ लोगे कि आने वाली नीतियां क्या क्या होने वाली हैं, शिक्षा में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रायोगिक अधिगम। प्रायोगिक अधिगम के बारे में क्या कहा गया है, अब उसको हम देखते हैं। सभी चरणों में प्रयोगात्मक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि करके सीखना,
ठीक है, हर चीज में क्या, हर सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, करके सीखने की विधि पर। इसमें अन्य चीजों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला खेल को एकीकृत किया जाएगा और कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान अधिगम प्रतिमान लर्निंग आउटकम, ठीक है, इसको ध्यान देना, वर्तमान अधिगम प्रतिमान का मतलब है लर्निंग लर्निंग आउटकम आउटकम और वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच खाई को पाटने के लिए, यानी कि जो चीजें बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं, है ना, वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच, यानी कि बच्चों को जितना समझाया जा रहा है उतना बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, उसका जो परिणाम है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है उस लेवल तक। तो उस खाई को पाटने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ विषयों में कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तित होंगे, जहां भी उचित होगा वहां उन्हें दक्षता आधारित अधिगम, ठीक है, दक्षता यानी कि उसको बार बार अगर हम चीजों को बार बार रिपीट कराएंगे बच्चों से तो उसमें क्या होंगे, वो दक्ष हो जाएंगे। और जो टीचर एक्सपेरिमेंट कराएंगे वो भी कैसे होंगे, प्रशिक्षित होंगे, ठीक है, वो बीएड सीटेट क्लियर करे हुए होंगे, वो बच्चों को इस तरह से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। अब देखो जैसे हिंदी होती है, हमें तो ऐसी डायरेक्ट बुक दे दी जाती थी पढ़ने के लिए कि ठीक है भाई, क से ख से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे सीखो, ठीक है। कई बार उच्चारण भी टीचर्स का सही नहीं होता था और हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता था, मेन घर से बोल दिया जाता था कि लिख के लाओ, याद करके लाओ। लेकिन आजकल कैसे सिखाया जा रहा है, पहले उनको बताया जा रहा है कि जीभ आपको इस वाले अक्षर पर ऐसे टर्न करनी है, स्वर पर आपका जो होठ है वो इतने खुलने चाहिए, मतलब वो सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो आप और हम सोच भी नहीं सकते उतना अच्छे से बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो इस सब के लिए क्या होना चाहिए, एक दक्ष टीचर होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से इन चीजों में दक्ष बना सके। ठीक है, जब टीचर को खुद आती होंगी तभी ना सिखाएगा वो। अब जैसे आप हिंदी के वर्ण सीखते हो तो आपको कैसे सिखाया जाता है कि ये जो अक्षर हैं ये आपको तातुल से बोलने हैं, ये जो अक्षर हैं ये आपको होठों से बोलने हैं, ये जो अक्षर हैं ये आपको कंठ से बोलने हैं, है ना। तो इस तरह को से जो हमारी वर्णमाला है उसको कैटेगरी में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, इसीलिए बांटा गया है ताकि हम अच्छे से सीख सकें। अब जो चीज आप अब पढ़ रहे हो वो चीज मेरी लड़की जब फर्स्ट क्लास में थी तब उसने इन चीजों को पढ़ा था कि मम्मा ये जो हम बोलते हैं ना तो ये अंदर से आनी चाहिए आवाज, ठीक है, कंठ से आनी चाहिए। वो हाथ रख के बता रही थी कि मम्मा यहाँ से ये ध्वनि आनी चाहिए, ठीक है। और जब हम ये वाले शब्द बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो टर्न करनी चाहिए, यानी मुड़नी चाहिए, ऊपर की तरफ तातुल की तरफ लगनी चाहिए। और जब हम ये वाले शब्द बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों पर टच होनी चाहिए। तो हिंदी को भी इतने अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है आजकल, ठीक है। जो चीज हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज बच्चों को कराई जा रही है। और ये सब कैसे संभव है, जब प्रशिक्षित टीचर उनकी भर्ती होगी और भाषा विशेषज्ञों की जब सरकार भर्ती करेगी स्कूलों में, तब ये सारी चीजें वो बच्चों को बताएंगे। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है आकलन के उपकरणों जिसमें सीखने के रूप में का के लिए आकलन शामिल है, ठीक है। आकलन के उपकरणों में सीखने के लिए आकलन शामिल है, ठीक है, यानी कि सीखने के लिए क्या करना है, आकलन करना है, यानी कि एक तरह से परीक्षा लेनी है। को दिए गए वर्ग के हर विषय के अधिगम परिणामों, क्षमताओं और रुझानों के साथ ही संरेखित किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो कहा गया है आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा विशेष इसमें नहीं लिखा है, जो चीजें मैंने ऊपर बता दी हैं वही सारी चीजें हैं, ठीक है। चीजें ज्यादा लंबी हो जाएंगी फिर आपको देखने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। देखो इसमें बोला गया है कि स्वशासन सिखाया जाएगा, टीम वर्क सिखाया जाएगा, जिम्मेदारी, नागरिक, ये सारी चीजें, फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम देख लेते हैं। खेल समन्वय एक और क्रॉस सरिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा, है ना, ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व अनुशासन बच्चों को सिखाया जाएगा, टीम की भावना बच्चों को सिखाई जाएगी, जिम्मेदारी, नागरिकता, ये सारी चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा, ठीक है, मतलब खेल जो खिलाए जाएंगे बच्चों को, जो अधिगम सिखाने के लिए बच्चों को खेल खिलाए जाएंगे, जैसे पहेली का कंपटीशन रख लिया क्लास में, ठीक है। अब
पहेली आपको किससे रिलेटेड पूछनी है, कोई आपने साइंस का चैप्टर पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको पहेली पूछनी है, ठीक है, जो भी चीज आपने पढ़ाई है उससे रिलेटेड कोई बच्चा पहेली बनाएगा, दूसरा बच्चा उसका आंसर देगा। तो क्या हो रहा है, एक तरह से वो खेल भी रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से उन बच्चों को खेल खेल में कुछ, जैसे सामाजिक विज्ञान में कुछ भूगोल में पढ़ाया, ठीक है, भूगोल में अब आपने ग्रह कोई एक बच्चा ग्रह के गुण बताएगा कि ये ग्रह लाल होता है, ये ग्रह इतने देर में रोटेट करता है, अब बताओ इस ग्रह का नाम क्या है। तो इस तरह से खेल खिलाए जाएंगे, या फिर शब्द शब्द अंताक्षरी खिलाई जाएगी। तो जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है वो उस सब्जेक्ट से या फिर जो उसने चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर से रिलेटेड ही वो पढ़ाएगा, मतलब खेल खिलाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा ज्यादा अच्छी तरह से सीखेगा, प्लस उसकी जो फिटनेस है, ठीक है, वो भी अच्छी हो जाएगी, है ना, और उसका जो आजीवन दृष्टिकोण है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट में परिकलित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। अब देखो इससे बच्चों का मनोरंजन भी होगा, खेल खेल में वो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा, और प्लस वो चीजों को सीख भी रहे हैं। नेक्स्ट कहा गया है शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है, क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। खेल से क्या होता है, इससे शारीरिक विकास होता है, खेल के माध्यम से सिखाने, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है कि खेल के माध्यम से सिखाने के क्या फायदे हैं। पहला फायदा है शारीरिक विकास होता है, दूसरा फायदा है मनोवैज्ञानिक कल्याण होता है, यानी कि मानसिक विकास होता है, और इसके माध्यम से क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, और संज्ञानात्मक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। तो ये तीन चीजें हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, और चाहे सीटेट हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यहाँ से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। मेनली इस पैरा में ये बात कही गई है कि माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे और कौन से ऑप्शनल विषय होंगे। ऑप्शनल का मतलब हो गया कि किन किन सब्जेक्टों में चुनाव करने का मौका मिलेगा, यानी कि छात्र अपने हिसाब से कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट उनको अनिवार्य लेने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी। पिछली बार सीटेट में भी क्वेश्चन आया था, मैंने कई बार जब सीटेट का जो भी मैंने कराए हैं अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर, उन सब में ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि उसमें पूछा जाता है कि माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है एसएसटी के बारे में या बाकी सबके बारे में। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने टीजीटी पीजीटी में भी देखे हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे इसमें क्या लिखा है। कोर्स चुनाव के विकल्प में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना। इसमें कहा जा रहा है विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलेपन और विषयों के चुनाव में विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि जो बच्चे हैं उनको कुछ सब्जेक्ट के लिए विकल्प दिए जाएंगे, जैसे शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यवसायिक विषय भी शामिल होंगे, ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजनाओं के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र रहें। साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशेषता होगी, ठीक है। तो मतलब साल दर साल जो पाठ्यक्रम है उसमें चीजें ऐड करती जाएंगी इन्हीं सब्जेक्टों में, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम कला, मानविकी और विज्ञान तथा व्यवसाय अकादमी धारा जैसी कोई श्रेणी नहीं होगी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो ये बात कहती है कि माध्यमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी श्रेणी का मतलब हो गया कि आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, इसका चुनाव करने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये जो सब्जेक्ट होंगे वो उनको अनिवार्य रूप से पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज कही है कि किसी भी श्रेणी का चुनाव करने का बच्चों को अवसर नहीं दिया जाएगा। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट हैं जो अनिवार्य रहेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यवसायिक कौशल, ठीक है। व्यवसायिक कौशल का मतलब आप समझ रहे हैं, ये कॉमर्स के लिए बोला गया है, ठीक है। मैथ का आप मतलब समझते हैं, मानविकी का मतलब होता है एसएसटी, ठीक है, एसएसटी के सब्जेक्ट। विज्ञान आप समझ रहे हैं, भौतिक शिक्षा आप लोग समझ रहे हैं, कला और शिल्प, ठीक है, जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर शिक्षार्थियों के लिए क्या रुचिकर है और क्या सुरक्षित है। ये कह रहे हैं कि हम
धीरे धीरे इन बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज सिखाएंगे। जैसे 6 क्लास में इस चैप्टर में थोड़ा सा सिखा दिया, जो 7th क्लास होगा चैप्टर वही होगा लेकिन उसका जो लेवल होगा थोड़ा अप हो जाएगा, फिर 8th में थोड़ा और अप हो जाएगा। जैसे भूगोल में आपको देखने को मिलते हैं चैप्टर, और इतिहास में आपको देखने को मिलते हैं चैप्टर, उसमें क्या होता है चीजें ऐड करती जाती है। जैसे प्राचीन भारत पढ़ाया गया है, ठीक है, 6 में बहुत थोड़ा सा प्राचीन भारत पढ़ाया गया है, उसके बाद 7th में ज्यादा पढ़ाया गया है, और 8th में और चीजें बढ़ती रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रम वाइज बच्चों को पढ़ाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि माध्यमिक स्तर पर भी ये सेमेस्टर लागू कर सकते हैं, जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, या ऐसे कोर्स जिनमें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है, ताकि अधिक विषयों का एक्सपोजर मिल सके, अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणियों के विषयों के अधिक से अधिक लचीले और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीके पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि कुछ जो सब्जेक्ट है जो अनिवार्य नहीं है, जिनको एक दिन 2 दिन छोड़कर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ड्राइंग है या कुछ संगीत है, ठीक है, जैसे म्यूजिक की क्लास होती है, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको क्या करेंगे, ये सेमेस्टर वाइज उनको पढ़ा देंगे। ठीक है, इस सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा दिया ऑप्शनल, इस सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे, और इनका उद्देश्य ये है ताकि बच्चे को कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस, ज्यादा से ज्यादा विषयों की जानकारी हो सके। क्योंकि देखो पाठ्यक्रम जो भी हो, है ना, जो भी एनसीईआरटी निर्धारित करती है, नई शिक्षा नीति जैसा कि कह रही है कि पाठ्यक्रम जो भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें सभी क्षेत्रों में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। कला का भी होना चाहिए, व्यवसाय का भी होना चाहिए, मैथ का भी होना चाहिए, ठीक है, एसएसटी का भी होना चाहिए, इतिहास भूगोल का भी होना चाहिए। तो ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा 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 बच्चों को सारा ज्ञान दिया जाए। और कुछ जो ऑप्शनल है उनको क्या करेंगे, ये कि ऑप्शनल को सेमेस्टर वाइज लगा देंगे, इस तरह से करेंगे ताकि थोड़े समय में बच्चे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो देखो ये जो मैंने अंडरलाइन करी है, ये वाले जो सब्जेक्ट है ये याद रखना, और ये आपको इसलिए याद रखने, कहीं भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये वाले होंगे। ठीक है, पहले कुछ और थे, अब थोड़ा चेंज हो गया है। पहले ये भौतिक शिक्षा अलग नहीं थी, अब इन्होंने भौतिक शिक्षा को अलग लिखा है। ठीक है, तो पहले ये मानविकी नहीं थी, सामाजिक विज्ञान था, तो ये अब थोड़ा थोड़ा इन्होंने चेंज किया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा के बारे में। तो पेडागोजी से मैं जितने भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब की सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बहुभाषावाद, और इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला के बारे में भी बात कही गई है। तो मातृभाषा के बारे में, स्थानीय भाषा के बारे में, सारी चीज जो भी आपको मेनली आपको सीटेट में पूछी जाती है, भाषा वाले उसमें कॉलम भाषा वाला जो पेपर होता है उसमें पूछी जाती है। ठीक है, ये तो अनिवार्य रूप से होता ही है, हिंदी या इंग्लिश आप लेते ही हो, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और पूरी एक वीडियो में ये समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ा लेंदी है चीजें, है ना। अब 10-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम आपको एक दिन तो देना चाहिए, मतलब 30 मिनट लगभग इस टॉपिक को देनी चाहिए। तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस एनईपी के बाकी के आपने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, या फिर आप बाद में देख रहे हैं और आप आगे के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो मैंने एनईपी 2020 की प्ले लिस्ट की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, और वहां से पूरा की पूरा लिंक ओपन हो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी, और आपको जो भी पार्ट इसका देखना है आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।